इतू सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं सुधा गौड़ जी को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर सोमावत आए नहीं हैं, ठीक है, तो मैं सीमा शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी डॉक्टर काजिम को फ्लावर बुके देकर स्वागत करने के लिए। सीमा जी आप मंच पर आए। धन्यवाद सीमा जी। मैं बुलाना चाहूंगी सुधा गौड़ जी को श्री नीलय रॉय को फ्लावर बुके देकर स्वागत करने के लिए। सुधा जी। और मैं दोबारा सुधा गौड़ जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप डॉक्टर इतू सिंह जी का स्वागत करें। सुधा गौड़ जी इतू सिंह का स्वागत कर रही हैं। थैंक यू सुधा जी और सीमा जी। मैं इतू सिंह के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। इतू सिंह जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से मास्टर्स की हैं, फिर विश्वभारती शांतिनिकेतन से पीएचडी हासिल की हैं। उनके लिखे हुए पुस्तकों में है हरिशंकर परसाई का व्यंग्य साहित्य, 2014 में इसका पब्लिश हुआ है, नई किताब दिल्ली से, और एक है कलकत्ता का हिंदी रंगमंच जो 2016 में पब्लिश हुए हैं, मानव प्रकाशन कोलकाता से। इन्होंने अर्थात शीर्षक से एक साहित्यिक और शैक्षणिक यूट्यूब चैनल का संचालन किया है। विभिन्न पत्रिकाओं एवं संपादित पुस्तकों में इनके साहित्यिक लेख, अनुवाद एवं कहानियां प्रकाशित हुए हैं। पिछले 22 वर्षों से खिदरपुर कॉलेज में अध्यापक रह चुके हैं।
संप्रति खिदिरपुर कॉलेज कोलकाता में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, संचालन करने के लिए डॉक्टर ईतू सिंह को निवेदन करूंगी। धन्यवाद। सबसे पहले आज 21 तारीख को इस फेस्टिवल के चौथे दिन आप सबका स्वागत है। इस फेस्टिवल की विशेषता ये रही है कि इसके प्रथम भाग में हम नाटक से जुड़ी आलोचना को लेकर एक मजेदार बहस करते रहे हैं। 3 दिनों तक जो लोग गवा रहे हैं वो जानते हैं। और दूसरे भाग में हम नाटक देखते हैं और ये एक अनोखा अनुभव है। आमतौर पे जहाँ चर्चा होती है वहाँ नाटक नहीं होता और जहाँ नाटक होता है वहाँ चर्चा नहीं। तो ये अनोखा जो एक संगम है जश्न अजहर का और लिटिल थेस्पियन का, ये कलकत्ता रंगमंच के इतिहास में याद किया जाएगा। मैंने रंगमंच पर काम किया है और उस दौरान मैंने अनामिका के फेस्टिवल, रंगकर्मी के फेस्टिवल और लिटिल थेस्पियन के फेस्टिवल की कह सकते हैं कि उस पूरी इतिहास को पढ़ा और ये परंपरा अभी वैसे ही, बल्कि मैं कहूँ कि और भी विविधताओं के साथ जारी है। ये एक सुखद बात है कलकत्ता के लिए। आज के विषय में विद्यार्थियों से मैं विशेष अवधान चाहूंगी, अटेंशन चाहूंगी, क्योंकि अब तक जो विषय थे वो कमोबेश आपके सिलेबस या आपके जीवन से जुड़े हुए लग रहे थे। एक नया विषय या कह सकते हैं हम अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे और न सिर्फ संस्कृत बल्कि यूनानी, ग्रीक, रोमन, इन नाटकों की एक लंबी परंपरा है जिस परंपरा के साक्षी कलकत्ते की भूमि भी है, क्योंकि उन नाटकों को कलकत्ते में खेला भी गया है। आज 2 बजे से हम ऑडिपस संवाद नाटक देखेंगे और आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि 64-65 में यहाँ ओम शिवपुरी के निर्देशन में ऑडिपस नाटक खेला गया था कलकत्ते में, और एंटीगनी खेला गया था 1982 में। विमल लाट उसके निर्देशक थे। तो यूनानी नाटकों को आधुनिक काल में खेलने की एक परंपरा रही है और इन प्राचीन नाटकों में कुछ तो ऐसा खास है जो आज भी हम इससे जुड़ते हैं और इतिहास और वर्तमान का एक कह सकते हैं कि सुंदर संगम हमको दिखाई देता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, मेरी बाईं ओर मैं क्रमशः आपका परिचय कराऊंगी। बहुत विशिष्ट लोग हैं और कह सकते हैं ये सौभाग्य है हमारा कि हम उनको सुन पा रहे हैं। सबसे पहले ठीक मेरे बगल में बैठे हुए प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हैं। कलकत्ते से आपका संबंध रहा है और हमारे बहुत प्रिय जनों में एक हैं। आप उर्दू के प्रोफेसर हैं और अखबारों से जुड़े रहे, बहुत कॉलम लिखे हैं। 1998 में आपने यूपीएससी के माध्यम से भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सूचना सेवा में शामिल आप हुए थे। 2002 तक आप मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में रहे। उसके बाद वहां रहते हुए आपने आजकल का संपादकीय जो दल है उसके सदस्य थे। आपने वहां के संपादक महमूद उर रहमानी फारूकी के साथ आजकल के नाटक, आजकल के मज़मे, आजकल के अफसाने, आजकल और सहाफत और आजकल के गोबर कारवां जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों का संकलन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा वे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालय में विजिटिंग फेलो के रूप में काम कर चुके हैं। दिल्ली के अभी फिलहाल वो दिल्ली के सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स नई दिल्ली और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। उनके निर्देशन में ये निर्देशक भी हैं। उनके निर्देशन में लगभग 20 नाटकों का मंचन हो चुका है, जिसे उर्दू अकादमी दिल्ली ने लगातार 8 वर्षों तक अपने उर्दू नाटक महोत्सव में शामिल किया।
इसके अलावा उन्होंने साहित्य कला परिषद दिल्ली सरकार द्वारा लगातार 5 वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ नाटक निर्देशक का सम्मान प्राप्त किया। इसके अलावा वह भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाटक समारोहों में एक नाट्य निर्देशक के रूप में भाग लेते रहे हैं। उन्होंने विभिन्न भाषाओं से हिंदी और अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद किया है उर्दू में। ये बहुत बड़ा काम है, उर्दू में नाटकों की कमी रहती है। वह प्रसिद्ध बहरूप आर्ट्स ग्रुप के संस्थापक भी हैं और मानद महासचिव हैं। देश विदेश के विभिन्न हिस्सों की पत्रिकाओं में 60 से अधिक शोध और आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 120 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में आपने विभिन्न विषयों पे अपने वक्तव्य रखे हैं। आपको इससे पता चल ही रहा होगा कि एक बहुत ही विशेष व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं और उनकी बातें सुनेंगे। स्वागत किया जाए प्रोफेसर काजल। काजल भाई के बगल में बैठे हैं निलॉय राय, और अभी तो हम उनकी बातें सुनेंगे और उसके बाद उनका निर्देशन भी देखेंगे। काफी नामचीन निर्देशकों में आपका नाम आता है। निलॉय राय समाज की अपनी समझ और थिएटर के माध्यम से संवेदनशीलता को चित्रित करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा स्वीकृति प्राप्त किए जाने वाले युवा एशियाई निर्देशकों में से एक है। वह एक नाटककार के रूप में 50 से अधिक नाटकों के लेखक के साथ एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में कई और अधिक नाटकों में उनका योगदान रहा है। अभिनय और निर्देशन में उनकी प्रशिक्षण और शोध के लिए उनका प्रदर्शन कला के कुछ कहा जाता है कि बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं नाटक के क्षेत्र में। उन्होंने निसंदेह समकालीन विश्व रंगमंच में बांग्ला हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी नाटकों के लेखन निर्देशन और अनुवादक के साथ प्रगतिशील थिएटर डिजाइन की दिशा में बहुत उत्कृष्ट काम किया है और एक कह सकते हैं कि असामान्य काम है जिसके लिए हम ये नाट्य समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आपने 46 से अधिक नाटक लिखे हैं जिनमें से कुछ का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया गया है। निलय आजकल अकादमिक रूप से अभिनय के प्रदर्शन, अभिनेता की उपस्थिति और एकीकृत डिजाइन के उन्नत अध्ययन में शामिल हैं, जो उनके आगामी पुस्तक द ग्रे पीपल का विषय भी है। जो आप किताब आ रही है उनकी, उसके लिए हम सब अग्रिम बधाई भी देते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हमारे साथ बैठे हैं कलकत्ते के कवि, कह सकते हैं सुसंस्कृत और बेहद संवेदनशील व्यक्ति, ज्ञान का अपार भंडार है। विविध क्षेत्रों में कला समीक्षक के रूप में हम इन्हें जानते हैं, कवि के रूप में इन्हें जानते हैं और साहित्य समीक्षक के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। श्री राज्यवर्धन जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। आइए हम थोड़ा अपने विषय की ओर चलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर प्राचीन विषय हमारा है प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध। प्राचीन नाटकों से हमारा संदर्भ क्या है? प्राचीन नाटकों से सीधे हम पहुंचते हैं ग्रीक नाटकों की तरफ, जिसकी एक लंबी परंपरा रही है। उसके बाद रोमन, और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो संस्कृत नाटकों की। आज जो प्रदर्शित होने वाला नाटक है वो सोफोक्लीज का एडिपस, वो एक बेहतरीन या कह सकते हैं बहुत बार खेला गया एक ऐसा ट्रैजिक ड्रामा है जिसे बार बार खेलते हुए हम उसमें नए अर्थ उद्घाटित कर रहे हैं। तो इन प्राचीन नाटकों की क्या खास बात है जो पुराने होकर भी पुराने नहीं होते और उनके भीतर आज के इंसान को दिशा देने की क्षमता होती है? विशेषकर एक लाइन जोड़ते हुए मैं काजिम भाई से अनुरोध करूंगी कि वो इस पर बोलें कि इन नाटकों की शुरुआत धार्मिक और नैतिक उपदेश के लिए हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इनमें प्रगतिशील मूल्य भी समाहित होते गए। तो क्या है वो इतिहास, कैसे हम उन्हें जानेंगे? प्रोफेसर मोहम्मद कासिम। धन्यवाद डॉक्टर नीतू। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो जश्न अजहर और विदित हेस्पियन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी परंपरा की शुरुआत की है। नाटक का फेस्टिवल पूरे हिंदुस्तान में होता है। अभी अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फेस्टिवल खत्म हुआ है, भारंगम, जो अलग अलग शहरों में हुआ है, और वहाँ भी विदित हेस्पियन ने अपना
नाटक प्रस्तुत किया है, लेकिन इस तरह का फेस्टिवल शायद मुझे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। नेशनल स्कूल ड्रामा भी होता है कि जो प्ले पहले दिन होते हैं, अगले दिन उस प्ले पर चर्चा होती है, लेकिन इस तरह से विषय रख करके उस पर चर्चा इस तरह से नहीं देखा गया है कि नाटक के पहले हम जिस तरह का नाटक पेश करने जा रहे हैं उस इशू पर या उस तरह के टॉपिक पर हम बात करें, पैनल डिस्कशन करें हम, और खासकर विद्यार्थियों के साथ, तालिब इल्मों के साथ। मैं विद्यार्थी, तालिब इल्म, हम सब लोग विद्यार्थी हैं नाटक के, हम सब लोग स्टूडेंट हैं नाटक के, तो एक स्टूडेंट का एक विद्यार्थी के साथ वार्तालाप, और ये टू वे होना चाहिए कि आप भी उतना ही समझते हैं, हम भी उतना ही जानते हैं, और हम लोग एक दूसरे के विचार से अवगत हो, एक दूसरे के विचार को जानें। तो इस तरह की पहल लिटिल थिएस्पियन ने की है, तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि हम लोगों को लिटरेट करने का एक जरिया ये भी बनाया है उन्होंने नाटक देखने के साथ साथ। आज का विषय जैसा कि ये है कि क्लासिक नाटकों में, प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध। असल में ये दोनों एक दूसरे का पूरक है कि जहाँ प्रेम है वहाँ प्रतिरोध है, जहाँ प्रतिरोध है वहाँ प्रेम है। इसलिए कि हम दुश्मनी अगर किसी से करते हैं तो ऐसे ही किसी से थोड़ा ही कर लेंगे, कहीं ना कहीं कोई रिश्ता होगा जो रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ दरार पड़ती है, या कहीं ना कहीं खोट आता है, या कहीं ना कहीं वो आंच कम होती है, जिसकी वजह से वो निगेटिविटी आती है, और वो निगेटिविटी बाद में प्रोटेस्ट के संदर्भ में चली जाती है, या उसका हम विरोध करने लगते हैं, और वो विरोध आगे बढ़ करके प्रतिरोध में शामिल होता है। और जब हम नाटकों के विषय में बात करते हैं, नाटकों को देखते हैं, तो नाटक की शुरुआत हम ज्यादातर चूंकि संस्कृत नाटकों को हम जानते हैं, तो यहाँ हमें प्रेम ही नजर आता है, या लेकिन जब हम ग्रीक की तरफ जाते हैं तो वहां हमें ग्रीक में ट्रेजेडी ही हुआ करती थी, वहां रोमांस का उस तरह से ये नहीं था, प्रेम था जिसको वो प्रेम नहीं कह रहे थे, क्योंकि पहले हमने जैसा कि अभी डॉक्टर रितु ने बताया कि हम प्यार से शुरू करते हैं, हम ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, भगवान के लिए, उनके डर से या उनके सम्मान में हम नाटक किया करते थे, या हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। उसमें नाटक एक जॉनर की शक्ल में, एक फॉर्म की शक्ल में हमारे सामने आया, और पहले हमने उनके लिए ही किया। बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं ग्रीक में भी, तो वहां भी हमें वो ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी का मतलब ही प्रतिरोध है, वो ट्रेजेडी जब हुई तो वहीं से हमारा वो प्रोटेस्ट भी एक तरह से शुरू हुआ। और वहाँ हम जब देखते हैं, और खासकर हम जो जैसे आज भी एक नाटक आप एडिपस देखेंगे, सोफोक्लियस के नाटकों को अगर हम देखते हैं, तो सोफोक्लियस के यहाँ एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ प्रतिरोध है। जो महिलाओं की जो पूरी आप सिचुएशन वहाँ देखें आप, या महिलाओं के साथ जो व्यवहार वहाँ है, और कुछ कैरेक्टर्स के साथ जिस तरह से चीजें हैं, जो रिश्ते हैं एक दूसरे के, जिस रिश्तों को हम आज के समाज में भी बेहतर नहीं मानते हैं, बहुत से ऐसे रिश्ते वहाँ हैं जो अनजाने में होते हैं, कुछ अनजाने में वो रिश्ते इस तरह के बने हैं, जो देखती हैं, वो वहाँ हमें देखने को मिलता है, जो आज भी हम देखते हैं तो वो बहुत रिलेवेंट है। और आज के नाटककार उनको जो प्रस्तुत कर रहे हैं, आज भी आप नाटक देखेंगे तो वहाँ आज के समाज से किसी न किसी तरह रिलेवेंस है। अब आज देखें कि वो बिफोर क्राइस्ट, मतलब ये कहा गया है कबल मसीह के जमाने में वो नाटक लिखे गए हैं और खेले गए हैं, तो अब देखें कि 2023 मतलब 2023 साल के बाद अगर हम पहली मतलब ये मान लेते हैं कम से कम 2500 साल पहले जो नाटक लिखे गए हैं वो आज कितने रेलिवेंट है। उस वक्त नाटककार किस तरह से सोचते थे, उस वक्त किस तरह से प्रस्तुत करते थे चीजों को, वो बहुत डेवलप हमारा स्टेज नहीं था, वो बहुत शुरुआती ये कह लें, या आज भी उस वक्त के जो कुछ वहाँ पे स्टेज मौजूद है, या उस तरह के जो ऑडिटोरियम का तो हम नहीं कहें कि जो परफॉर्मेंस प्लेसेस मौजूद हैं, वहाँ हम जाकर के अगर देखें तो उसमें किस तरह से वो प्रस्तुत किया करते थे। या यूरोपीज के नाटक जैसे जो हैं, मीडिया को ही अगर हम देखें कि उसमें किस तरह से चीज़ों को, जो कुछ भी समाज में हो रहा है, नाटक हमेशा समाज में होने वाली चीज़ों को न सिर्फ प्रस्तुत करता है, बल्कि उसमें जो कुछ नेगेटिविटी है या जो कुछ चीज़ें हैं उसको वो पेश भी करता है, और उसके खिलाफ भी वो आवाज उठाता है, लेकिन वो वहां इनकलाब जिंदाबाद नहीं करता है, वहां वो बहुत आहिस्ते से आपके दिमाग में वो चीजें डालता है कि ये गलत है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। तो वो पूरा क्लासिक प्ले या आइसोफेनिस का जो नाटक अगर आप देखें, या स्काइलस के नाटक अगर आप देखें उस ग्रीक में, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन सब में एक कॉमन चीज भी है
कि वो जो ट्रेजेडी थी, तो वो सिर्फ ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो लाइफ की ट्रेजेडी या समाज की ट्रेजेडी दिखा रहे हैं, बल्कि उस ट्रेजेडी को दूर करने का रास्ता भी कहीं ना कहीं उसमें हम डाल रहे हैं। और वो चीजें वहां ग्रीक में ये है। बल्कि एक नाटक अभी पिछले दिनों मुझे पढ़ने को मिला था कि सोफोक्लिस के जितने फीमेल कैरेक्टर्स थे, वो फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो सोफोक्लिस से सवाल पूछती है। मैंने उसका ट्रांसलेट किया है उसको, और मैंने उसका नाम दिया था सोफोक्लिस से गपशप। कि वो महिलाएं जो है, वो जितने फीमेल कैरेक्टर्स हैं सोफोक्लिस के, वो क्या प्रश्न करती हैं, वो आपने किस तरह से हमें पेश किया है, आपको क्यों क्या जरूरत थी कि मुझे इस तरह से आप पेश करते, या मेरा इस तरह से चित्रण करते आप, क्या मेरा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था मुझे पेश करने का। तो वो जो प्रश्न है उनका, वो जो सवाल है उनका, वो सवाल आज के समाज में, आज के दौर में भी बहुत रिलेवेंट है। अलग अलग नाटकों में आप देखें, हम सब लोग पढ़ते हैं और उनके अलग नाटकों पढ़ा है, और उसमें अलग अलग तरह के, जैसे फीमेल का जो कैरेक्टर का जो चित्रण किया गया है, या डॉल्स हाउस में इब्सन ने जिस तरह से चित्रण किया है फीमेल का, वहां भी हमें वो प्रतिरोध देखने को मिलता है। या अगर हम संस्कृत नाटकों को देखते हैं, अगर उस प्राचीन नाटकों में, तो वहां हमें प्रेम मिलता है, वहां हमें रोमांस मिलता है, लेकिन उस रोमांस में भी जो चीजें हैं, जो रस का पूरा हमारे यहाँ है, तो रस में सिर्फ अच्छी चीजें ही या बहुत मतलब प्रेम ही नहीं है, वहां भी हमारा वो प्रतिरोध भी दिखता है, वो हमें गुस्सा भी दिखता है, वो करुणा रस भी हमारे पास वो है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रतिरोध है, वो रस का जो हम इजहार कर रहे हैं। ये भरतमुनि ने जो कुछ भी उसमें रस का दिया, और पहली बार हमें वहां नजर भी आता है कि किस तरह से चीजें हमें नाटकों में देखना चाहिए और किस तरह से उसको रखना चाहिए। कि कालिदास के नाटकों को अगर हम देखें, अगर सिर्फ हम शकुंतला को ही अगर हम देखें, तो वहां प्रेम भी है तो प्रतिरोध भी है वहां। तो क्लासिक नाटक जो हमारे सामने है, वो ग्रीक हो, वो संस्कृत हो, या वो दूसरे नाटक हो, जो रोमन प्लेस भी जो हमारे सामने है, वहां भी अगर हम देखें कि बादल सरकार ने एक बहुत अच्छा रोमन प्लेस को लेकर के उन्होंने लिखा था, प्ले का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, जुट नहीं, वो उस पर रोमन प्लेस पर था, वो अभी आ जाएगा शायद डिस्कशन में आ जाए वो। तो वहां भी अगर हम देखें, तो वहां भी एक तरफ जबरदस्त प्रतिरोध है। वहां वो आज का पूरा समाज जो है, जिस जमाने में बादल सरकार ने उसको ये लिखा था बांग्ला में, तो उस वक्त की चीजें जो है हमें आज की रेलेवेंस में वो आती हैं। तो ये नाटक जो है, और क्लासिकल नाटकों से हमें बहुत कुछ जो मिलती है चीजें, कि एक तरफ हमें प्रेम का सबक भी मिलता है, तो दूसरी तरफ उस प्रेम में किस तरह से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, या हमारा प्रदर्शन किया जा रहा है, या हमें डिपिक्ट किया जा रहा है, उसका प्रतिरोध भी ये होता है कि नहीं, हम ऐसे नहीं है, ये समाज ऐसा नहीं है, ये किरदार ऐसा नहीं है, ये कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। वो हम ग्रीक में भी देखें तो, हालांकि वहां हमने सिर्फ ट्रेजेडी का नाम दिया है, और सब ट्रेजेडी कॉमेडी ही होती थी, वहां ये रोमांस नहीं होता था, वो प्यार का उस तरह से वो नहीं चित्रण हमें मिलता है। लेकिन जब हम संस्कृत नाटकों में देखते हैं, वो भी उतने ही पुराने हैं, कि उसी मतलब बिफोर क्राइस्ट का ही जमाना वो भी है, कि 4th सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी BC में संस्कृत नाटक भी हमें देखने को मिलते हैं, और उसी जमाने में उससे थोड़ा पहले हमें ग्रीक भी देखने को मिलते हैं। तो इसलिए उन नाटकों में जिस तरह से चित्रण है, तो वहां भी हमें प्रतिरोध की चीजें दिखती हैं, तो प्रेम भी हमें दिखता है। और संस्कृत के नाटकों को जैसे हमने सिर्फ प्रेम का नाम दिया है, लेकिन वहां भी वो प्रतिरोध है, वो चीजें मौजूद हैं। तो उन नाटकों को एक बार मुझे लगता है कि रिविजिट करने की जरूरत है, फिर से देखने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी मानसिकता को डिपिक्ट किया गया है, और अब तक हमने उसके किस तरह से मीनिंग निकाले हैं, उसमें से किस तरह से हमने अपने अपने मुताबिक चीजें ले ली हैं। तो एक बार उसको रिविजिट करने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं अगले इसमें कुछ और बातें करूँगा। आपकी बातों का छोर पकड़ते हुए ही मैं नीला राय सर के पास जाऊंगी कि जब हम गुजरते हैं ग्रीक नाटकों से और संस्कृत नाटकों से, तो स्वाभाविक है हम अपनी पृष्ठभूमि पे खड़े होकर बाहर की चीजों की समीक्षा करते हैं। तो एडिपस या एंटीगनी में हमें रोमांस का भी एक हिस्सा मिलता है, जहां एंटीगनी के लिए एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, और एडिपस के बाद की कड़ी के रूप में वो है। तो इतने पुराने नाटकों को फिर से आज 21वीं सदी में मंच पर जिंदा करना और लोगों से कनेक्ट कर पाना, ये अपने आप में कितना रोचक, कितना चैलेंजिंग है, और क्यों जरूरी है, ये हम सभी जानना चाहेंगे। क्योंकि इसके बाद हम नाटक देखेंगे तो एक मेंटल प्रिपरेशन और एक मानसिक तैयारी के साथ हम उस नाटक को देखेंगे, और सही तरह से शायद हम आपकी
बातों को समझ भी पाएंगे। सर नीला राय, माइक आफ्टर सर। नमस्कार। तहे दिल से लिटिल थेस्पियन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने जो सवाल उठाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाटक, इतने पुराने नाटक क्यों हम आज भी करते हैं? तो पहले काफ़ी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे, तो मैं उनको बताता हूँ कि जब भी आप नाटक देखने जाएंगे या नाटक करेंगे भी आगे, नाटक हमेशा कंटेम्पोररी होता है। ये जो आजकल एक कंटेम्पोररी प्लेस का एक अलग शैली लोगों ने शुरू किया है, लेकिन नाटक हमेशा ही कंटेम्पोररी होता है जो आज आपके सामने हो रहा है। जैसे अभिनय हम कहते हैं, स्टेला एडलर ने कहा है कि एक्टिंग इज व्हाट यू आर डूइंग नाउ, वैसे ही प्लेस के लिए भी चाहे वो ब्रेख्ट हो या फिर सोफोक्लिस हो, यूरिपिडिस हो, भाषा हो या फिर कालिदास हो, हर एक के नाटक आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं, उतने ही हम चाव से करते हैं और आप देखते हैं। उसका एक ही कारण है, उसका कारण है ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस मतलब जो हमारी भावनाएं हैं वो बदली नहीं है। हम कहते हैं इंसान बदल गए हैं, नहीं बदले हैं। आज भी हमें गुस्सा आता है, आज भी हमें प्यार आता है, आज भी हमें नफरत होती है, ये सब आज भी है। आसपास के हालात जो बदले हैं वो भी हमने ही बदले हैं हमारे भावनाओं की वजह से। तो नाटक हमेशा कंटेम्पोररी है। जैसे काजिम सर ने आप सबसे कहा मीडिया के बारे में, यूरिपिडिस का ये नाटक मुझे मौका मिला था रेपर्टरी के लिए करने के लिए, तो मैंने ये नाटक क्यों चुना था? ये नाटक बहुत बार पढ़ा हुआ था मैंने, लेकिन एक अखबार में देखा कि एक माँ ने अपने बच्चों की हत्या कर दी और खुद भी आग से अपने आप को जला दिया। ये कुछ साल पहले की बात है। अखबार में मैंने जब पढ़ा तो मैंने यही सोचा कि इसमें, और वो जो मीडिया जो करती है, अगर आप लोग मीडिया के बारे में थोड़ा मैं बताऊं कि वो महिला हैं जिनकी 2 बच्चे हैं और जिनकी शादी भी कभी मिल नहीं पाएंगे, और ये बच्चों से बिछड़ने का जो एक तरफ है और ये जो कष्ट है, ये सारी जिंदगी वो सहते रहे, ये सजा देने के लिए बच्चों की हत्या कर देते हैं। तो आप देखिए ये तब का लिखा हुआ और आज के न्यूज़पेपर में भी ऐसा ही खबर निकल रहा है कहीं ना कहीं। तो वो क्या भावनाएं हैं जो ये उस पति के लिए प्रेम इतना था कि वो उनको छोड़ के भी नहीं जा रही थी, लेकिन जब इतना प्रतिरोध था कि अपने बच्चों की हत्या कर देती है, तो हम क्या इसे कहेंगे? क्या ये कंटेम्पोररी नहीं है? ये बिल्कुल कंटेम्पोररी है, और कंटेम्पोररी होने का कारण ही वही है, वही भाव, वही रस आज हम सब में है जो उस टाइम था। दूसरा एक कारण है कि अगर आप देखेंगे सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ तो लोग आपस में एक समाज तैयार करने लगे, समाज से रिश्ते बनते गए, हम उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते गए अपने रिश्तों को। ये मेरे पत्नी है, ये मेरे वो पत्नी के कोई हैं, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करते गए। जब हम इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं डार्विन की वही थ्योरी फिर वापस आ जाती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो रिश्तों में भी हम अपने आप को ऊपर देखने की कोशिश करते रहे और दूसरे के ऊपर दबाव बनाते रहे, चाहे हम उसको माने या ना माने। ये हमेशा हर रिश्ते में होता है और यहीं से शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट की। तो ये दोस्तों में होता है, ये माँ और बेटे में होता है, ये हस्बैंड वाइफ में होता है, ये हर जगह पे होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि रोमन थिएटर अगर देखें तो रोमन में एक बहुत मजेदार कहानी है पॉट ऑफ गोल्ड, जो प्लॉटस की लिखी हुई है। अब उसमें अगर आप देखें, एक प्रेमिक अपने प्रेमिका से शादी करना चाहता है और प्रेमिका अभी प्रेग्नेंट है। चाहे
आज के दिनों में हम इसे ना माने, लेकिन शायद वो इतने ही प्रगतिशील थे कि ये उन दिनों में एक आम बात थी। तो उसकी जो जद्दोजहद है, एक पॉट ऑफ गोल्ड, एक घड़ा सोने का लाने के लिए, वो जो जिस तरीके से वो हर एक से कहीं पे धुतकार मिलता है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये छोटी, कहीं पे धुतकार मिलता है, कहीं पे उसको सहायता मिलती है, लेकिन वो शादी उसी से करेगा, यही सोच के वो पूरा। और एक कॉमेडी है, हम तो ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, कॉमेडी में भी छोटी छोटी जगहों पे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है और वो जो प्रतिवाद है और प्रतिरोध है और साथ में प्रेम जो है, वो भी निकल के आता है। वो क्यों निकल के आता है कि समाज वही है, समाज कॉमेडी में भी है, समाज ट्रेजेडी में भी है, और उस समाज को हम इंसानों ने बनाया है। तो हमारी जो भावनाएं आती है वहीं से उत्पन्न होती है ये प्रतिरोध की भाषा। और ये सिविलाइजेशन के शुरू से ही, जब हमने समाज का गठन करने का सोचा, तब से ही हमारे दिल में ये भावनाओं को भी हम एक रूप देते हैं, ताकि हमारे चेहरे में वो दिखे जो आपको पसंद हो, या हमारी नापसंद मैं आपको साफ साफ समझा दूंगा। तो जब ये हम चेहरा लेके आते हैं सामने, तो कहीं ना कहीं ये प्रतिरोध या प्यार ही झलकता है। तो ये सिविलाइजेशन के शुरू में, तो इसीलिए ग्रीक नाटकों में या संस्कृत नाटकों में बहुत ज्यादा देख सकते हैं। साथ में एक जो मैं रिश्ते की बात करता हूं, तो भगवान से इंसान का नाता जो है, वो बहुत हद तक हमें ग्रीक नाटकों में भी दिखता है, संस्कृत नाटकों में भी दिखता है। आप अगर देखेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़ा सा हमारे नाटक में तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ग्रीक नाटक या संस्कृत नाटक शुरू होता है देवताओं की स्तुति से। ये नहीं कि देवताओं को हम तुष्ट कर रहे हैं कि उनकी स्तुति के बगैर नाटक नहीं होगा। इसका और एक कारण भी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमने एक अलग से कहानी बनाई है, अलग से चरित्र बनाए हैं, जो आपने नहीं बनाए, आपका होके हम इंसान बना रहे हैं, इसलिए हमें माफ करिएगा। यहां से शुरू होती है ये जो देवताओं की स्तुति है, जो भी है, जिस देवता की भी हो। और धीरे धीरे इन देवताओं के साथ ऐसा एक रिश्ता भी बन जाता है जहां पे हम इनको ही अपने नाटकों में भी लेके आते हैं, और उन्हीं से लड़ाई होती है, उन्हीं से प्यार भी होता है। तो एक ऐसा एक समाज दिखने को मिलता है जहां पे पूरे हमारी सोच जो है, हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की एक्सट्रीम सोच हम सब भगवान पे छोड़ देते हैं, जो भी भगवान हो, जिनकी जो आस्था है, तो वहां उनको भी हम लेके आते हैं इस प्रतिरोध में या फिर इस प्रेम में। तो अगर हम संस्कृत नाटकों में मृच्छकटिकम देखें, मृच्छकटिकम एक ऐसा नाटक है जो समाज को आज के तौर पे अगर हम देखें तो बहुत ही एक असाधारण नाटक है, जिसमें हम एक की आकांक्षाओं को देखते हैं, एक के प्रेम को देखते हैं। एक चरित्र है जो किसी नृत्यांगना के प्रेम में इतना विभोर हो जाता है कि अपने बीवियों के गहने भी बेच देता है। तो मैं जो शुरू में कह रहा था कि नाटक कंटेम्पोररी है, ये घटनाएं हम तो आजकल भी देखते हैं, क्योंकि वो प्रेम जो है, वो जो भाव है, वो आज भी वैसा ही है जो उस चरित्र में उस वक्त था। और दूसरी तरफ अगर हम दूत घटोत्कचम जैसे नाटक देखें, जहां पे महाभारत का एक उल्लेख है, तो वहां पे भी अगर देखें तो यही जो चरित्र है, इनकी जो अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कहते हैं, या अंदरूनी जो लड़ाई है, अंदरूनी प्रतिरोध है, अपने आप से ही लड़ाई जो है, ये भी कहीं ना कहीं निकल के आती है। तो ये प्रतिरोध और प्रेम पहले भी था, ये आज भी है। शुरुआत वहां से हुई है और हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी वजह से कि ये भावनाएं जो है, ये जो रस की बातें होती है, ये सब अभी भी वैसा ही है। आप लोग नहीं बदले हैं। आप लोगों के आसपास अगर बदल गए हैं, कहते हैं
इंसान बदल गया है। तो कहते हैं इंसान बदल गया है। अगर आप सच में देखें तो इंसान ने ही आसपास का ये जो बदलाव है उसी को लाए हैं। ये जो हम इंसान ही लाए हैं, यानी हमारी जो भावनाएं हैं उन्हीं के माध्यम से हम रिश्ता बनाते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम रिश्ता तोड़ते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लकीरें खींचते हैं देशों के बीच में। जो कहीं अगर ग्रीक नाटकों में देखें, बकाई जैसे नाटक में देखें, तो जो लड़ाई चल रही है दो देशों के बीच में और जिसमें प्रतिरोध का एक बहुत बड़ा स्थान महिलाओं ने लिया है, तो वहां पे अगर हम उस तरह के नाटक भी देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि ये प्रतिरोध हमारे अंदर से उसी भावनाओं से निकलता है कि हमें ये चाहिए, ये मेरा है, ये हमारा है। वो जो लकीर जो हम खींचते हैं देशों के बीच में, उसकी शुरुआत भी वहीं पे तब भी थी और वो आज भी है। तो इसीलिए नाटक हमेशा कंटेम्पोररी होता है, वो चाहे हजारों साल पहले लिखी गई हो, क्योंकि वो भावनाएं नहीं बदलती है। तो ग्रीक नाटक या संस्कृत नाटकों के माध्यम से हम ये देख सकते हैं। आज जो आप नाटक देखेंगे, इडिपस एक ऐसा नाटक है जहां पे ये बहुत अलग तरीके से दिखता है, लेकिन हमने यहाँ पे जोकास्टा के व्यू पॉइंट से इसको दिखाया है, क्योंकि उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी क्या व्यथा थी, उनको क्या लगा होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये भी एक प्रतिरोध का ही विषय है कि जब जोकास्टा की शादी इडिपस से करवा दी जाती है या हो जाती है किसी कारणवश, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उस राज्य को बचाने के लिए या राज्य के लोगों के भलाई के लिए के नाम पे किया जाता है। और हमारे इतिहास में अगर आप देखेंगे, काफी राजपूत बेटियों को या बहनों को मुगल के साथ अगर शादी कर दी जाती थी, वो अपने राज्य को बचाने के लिए की जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये होता ही आया है, ये हमेशा होता आया है, चाहे हम इसे माने ना माने, यही सच है। तो ये इसी को हम देखते हैं। तो आगे तो आप नाटक देखेंगे ही, तो मैं यही पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। शुक्रिया। नाटक हमेशा समकालीन होता है, कंटेम्पररी होता है। फिर भी हम जब आधुनिक नाटकों और पुराने नाटकों के बीच एक भेद देखते हैं या उनके बीच एक अंतर देखते हैं, तो कई बार ये सवाल जरूर उठता है कि उसको यथावत या उसको रिकंस्ट्रक्ट करके किया जाए। विशेषकर बहुत सारे नाटक संस्कृत के हिंदी में खेले गए हैं, नए एंगल से खेले गए हैं और लोगों ने उनको बहुत पसंद भी किया। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो मैं राज्यवर्धन जी के पास जाना चाहूंगी कि ये जो प्राचीन नाटक है उसमें ग्रीक में भी राजनीति का हस्तक्षेप दिखाई देता है, और अगर मुद्रा राक्षस इन सब नाटकों, शूद्र के नाटकों की बात करूं तो पॉलिटिक्स या कहें राजनीति या राजतंत्र की बातें हैं, और जहां प्रेम भी मुख्य हो या प्रक्षिप्त हो वहां आता ही है। आप इसे किस तरह से देखते और समझते हैं, राज्यवर्धन जी? धन्यवाद इतू जी। सोमा जी नहीं आ पाई, उनके बदले मुझे यह स्थान, विषय पहले से नहीं है, हॉल में मिला है, फिर भी मैं अपने अनुभव से और जो कला संस्कृति से जुड़ा रहा हूँ, रंगमंच के दर्शक के हैसियत से जितना जानता हूँ, मैं उन्हीं पर ये प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध, फैज का एक बहुत मशहूर नज्म है, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। तो दोनों साथ साथ है, प्रेम और प्रतिरोध। जो लोग प्रेम नहीं कर सकते हैं, मैं
दावे के साथ कहता हूं कि वह प्रतिरोध भी नहीं कर सकता है। प्रतिरोध के लिए सबसे मूलभूत चीज है संवेदनशीलता, जो प्रेम से ही उपजता है। माँ बाप के प्रति प्रेम, संतान के प्रति प्रेम, प्रेयसी के प्रति प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम। आप यदि संवेदनशील नहीं हैं तो मानवीय रिश्तों को नहीं निभा सकते हैं। और जब व्यष्टि से आप समष्टि की ओर जाते हैं, आपकी उम्र जब बढ़ती है, जब आप समाज की तरफ अवलोकन करते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं, तो वहां जो विसंगतियां होती हैं, वहां जो मानवता का लहूलुहान होता है सत्ता के द्वारा, अभी जैसे रूस यूक्रेन की बात हो रही थी, तो पूरे विश्व में जो मानवीय लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि शांति हो। तो शांति, प्रतिरोध और दोनों ह्यूमन नेचर है। वही आदमी अच्छा प्रतिरोध। पाब्लो नेरुदा बहुत बेस्ट उदाहरण है, हमारे समय का एक कंटेम्परेरी कवि है पाब्लो नेरुदा, चिले का। प्रेम और प्रतिरोध का मैं जब उनको पढ़ रहा था तो लगा था कि अरे इसी को तो खोज रहे थे इतना दिन से। मुझे एक ऐसा कवि चाहिए कि जिसमें प्रेम भी हो और प्रतिरोध भी हो। तो मुझे लगा कि पाब्लो नेरुदा, अरे इसी को तो हम खोज रहे थे इतना दिन से। तो ये एक आवश्यक चीज है। प्रेम और प्रतिरोध वही आदमी कर सकता है जो बुनियादी रूप से संवेदनशील हो। प्राचीन नाटक में रामायण और महाभारत, इसके कितने हो चुके हैं। रामायण आदर्श है, हमें ऐसा पति माने ऐसा राजा होना चाहिए, हमें ऐसा बेटा होना चाहिए, ऐसा राजा की प्रजा को एक शिकायत कर दे तो अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दे या उसको विभिन्न वचनों से गुजारना पड़े, जिसके लिए आज भी राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, राम को कटघरे में स्त्री विमर्श के दौरान या साधारण लोगों के द्वारा भी रखा जाता है। तो वो एक आदर्श का समय था और वो हमारे समाज में आदर्श के मूल्य को स्थापित बार बार जब भी करें, चाहे रामानंद सागर का हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो रामायण का हर बार नया नया पाठ, कभी व्यास के द्वारा, कभी कथावाचकों के द्वारा, कभी निर्देशकों के द्वारा, कभी नाटकों के द्वारा हम लोग देखते रहते हैं। और वो जो कहानी है वो रेडीमेड स्टॉक की तरह आता है। हर बार जब देखते हैं वही नाटक आप ज्यादा पसंद करते हैं जो आपके दिमाग में रेडीमेड स्टॉक की तरह पहले से मौजूद हो और उससे आप कोरिलेट कर पाते हैं। तो रामायण और महाभारत दो एक ऐसा हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथ है, इसका इतना मंचन या इतना प्रस्तुति या इतने तरह तरह से इतने किताब संस्करण हो चुके हैं कि वो सारा कहानी लगभग सब लोगों को कंठस्थ है या दिमाग में है। तो जब कभी भी इसका मंचन होता है तो लोग बहुत प्रेम पूर्वक इसको देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि रामायण आदर्श है और महाभारत, कहा जाता है कि दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं, घृणा, प्रेम, सत्ता, प्रतिरोध, ईर्ष्या, द्वेष, लाभ, लोभ, जितनी मानवीय उदार चित्त के गुण चाहे कमजोरियां, वो सब महादेव दुनिया में जितना चीज है वो मां। इसलिए महाभारत जानकर के आश्चर्य होगा, अरे आप लोग जानते ही होंगे कि लोग कहते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें इतनी ज्ञान की चीज है और हम लोगों को कहा जाता है कि नहीं, रामायण को, जिस घर में रामायण होता है, सॉरी महाभारत होता है, वहां कला होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे प्राचीन, वहां से हमको जीवनी, रस,
सब कुछ मिलता है। मैं कभी इनसे उसका नाम भूल गया था तो मालूम कंफर्म कर लेता। पीटर बुक्स रामायण का क्यों आखिर एक यूरोपियन आखिर रामायण को क्यों लिए और पूरे विश्व में उसका मंचन किए, सॉरी महाभारत का इतने मंचन किए। क्यों इतने मंचन किए? क्योंकि वो उसके अंदर जो मैसेज है वो दिखाना। और इतना बार मंचन किया। नाटक का जो विख्यात लोग हैं, मैं एक बात कहता हूँ कि नाटक के मंचन में क्या होता है कि आप एक बार नाटक करेंगे तो दृश्य और संवाद दोनों के बीच में संबंध नहीं हो पाता है। आप डायलॉग बोल देते हैं, चेहरा का एक्सप्रेशन नहीं आता है। आप एक बात को जितना बार बोलेंगे, जितना बार उसका अभिनय करेंगे, तो वो समय जो है अंतराल कमता जाता है और जैसे ही संवाद बोलता है चेहरे पर वही भाव का अभिव्यक्ति होती है। तो पीटर ब्रुक्स ने वो कहते उसके जो अभिनेता अभिनेत्री इतने मंच गए थे और उसमें इतनी जीवंतता मिलती थी, जो लोग नहीं भी उसके कहानी से अवगत है वो वहां पर मैंने उनका आनंद लेते थे। और ग्रीक और संस्कृत के नाटकों का यहाँ पर चर्चा हो ही चुकी है। यूनानी नाटक हमारे यहाँ माने ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ा कलकत्ता से ये बहुत नई परंपरा जो शुरू हुई रंगमंच पर के पहले रंगमंच में विमर्श की। तो कलकत्ता जैसा आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर पहला आधुनिक नाटक का प्रदर्शन भी 1675 में जी लेबदेव रूसी नाटककार हुए थे, उन्होंने किया था। और बांग्ला में आज भी वो आर्मेनियन स्क्रिप्ट में जाइएगा तो वो है। तो हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य का जो निर्माण होता है नाटक का। और बंगाल में माधव शुक्ल 115-16 साल पहले आए थे, पंडित माधव शुक्ल, और उन्होंने नए सिरे से हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषियों के बीच में एक जान दिया था। उस राष्ट्रवादी चेतना का दौर है जहाँ पर उनके सभी नाटकों में प्रतिरोध है। मैं बहुत अल्पज्ञानी हूँ, मैं अगर कुछ त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहता हूँ। मैं इतू जी को धन्यवाद सर। आप कितने विनम्र हैं हम सभी जानते हैं और उसका हम लोग फायदा भी उठाते रहते हैं। आज बच्चों से और बाकी जो विद्वज्जन बैठे हैं, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो कृपया अपना सवाल तैयार करें, क्योंकि हम लोग सेकंड राउंड में बहुत छोटे छोटे टिप्पणी के साथ खत्म करेंगे अपनी बात को। और विशेषकर मेरा जो अभी प्रश्न होगा वो प्राचीन से आज कंटेम्पररी पे मैं थोड़ा लाना चाह रही हूँ, वो इस तरह से कि क्या आज भी नाटक हमें, स्वाभाविक रूप से यहाँ से प्रश्न बनेंगे विद्यार्थियों में, कि क्या आज भी नाटक देखने के बाद हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, प्रेम का भाव आता है और कहीं प्रतिरोध की भावना जगती है, तभी शायद नाटक सार्थक भी कहा जाता है। तो ये कैसे हम देख रहे हैं, मैं काजिम भाई से चाहूंगी इस पे टिप्पणी। देखिए, नाटक के लिए ये कहा जाता है कि असल में नाटक जहाँ खत्म होता है वहां से ऑडियंस के मन में प्रश्न शुरू होते हैं। अगर कोई नाटक ये प्रश्न नहीं छोड़ रहा है और सब कुछ कह दे रहा है तो फिर वो नाटक उस तरह से अपना काम नहीं कर रहा है कि आपको अगर सोचने पर मजबूर ना करे, आपको अगर यहाँ से निकलते हुए परेशान ना करे, या आपको डिस्टर्ब ना करे, या आपके मन में कोई खुशी ना पैदा करे। जो प्रेम और प्रतिरोध है, तो नाटक हम कहते ही वो ये है कि जो चीजें आप सोचते हैं वैसे ही हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सब लोग अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी सोच से और हमारे अपने जीवन में जो कुछ चीजें हुई है उसके हिसाब से और उसके अलग अलग एंगल निकालते हैं। जैसे आज का नाटक भी अभी निलोड़कर ने कहा कि हमने इस एंगल से उस नाटक को देखा है। तो जो नाटक है कि वो विलियम हो, वो एंटिगनी हो, वो ओडिपस हो, या इवन मैं स्पार्टकस की बात कैसे कर रहा था, भारत सरकार का वो नाटक है
कि वो वहां उस वक्त क्या हुआ और आज किस तरह से हम देख रहे हैं। बादल सरकार जी ने देखा है कि वो उनका अपना एंगल है, या बादल सरकार जी कहीं वो 30वीं शताब्दी नाटक है कि हिरोशिमा नागासाकी पर जो कुछ हुआ उसको एक्सपेरिमेंट कहा गया, और 9/11 जब हुआ तो वो टेररिज्म हो गया। कि वहां भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, यहां भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, वहां भी आदमी मरे थे, यहां भी आदमी मरे हैं। तो एक तरफ वो एक्सपेरिमेंट है, एक तरफ वो टेररिज्म है। तो देखने का जो हमारा पूरा नजरिया है कि उस नजरिए को कैसे हम देख रहे हैं। या एक है नाटक, हबीब साहब ने उसका जहरीली हवा के नाम से ट्रांसलेट किया है, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी पर जो नाटक है, कि उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने वो नाटक किया था, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि उनको मुआवजा दिया जाए, और वो आया था कब, तकरीबन 20-25 साल के बाद। यानी जिनको मदद की जरूरत थी वो तो दुनिया से चले गए, जिनको मेडिकल एड्स चाहिए थे वो तो दुनिया से चले गए, और अब उनके बेटे और पोतों को जरूरत नहीं है तो उनको एड दिया जाए, उनकी मदद की जाए। तो एक्चुअली है क्या कि जो चीजें जब जरूरत है उसको उस वक्त चीजें मिली या नहीं मिली। तो नाटक हमें जो है वो हर वक्त रेलिवेंट होता है। नौराजी की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं कि उसको हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। कि ये आज ही जैसे एडिपस है या स्पार्टकस है, या अभी शुभ्रत का नाम लिया गया, भाष के नाटक है, हर्ष के नाटक है, उन नाटकों को आज भी अगर हम देखते हैं तो वो हमारी मानसिकता को, हमारे समाज को और हमारी पॉलिटिक्स को सामने रखता है। वो मुद्रा राक्षस हो या इवन वो हर्ष के नाटक हो हैं, वो उसमें और जान डाल देते हैं। तो जो भी क्लासिक हो या मॉडर्न हो, हम इंद्र सभा नाटक अगर है तो इंद्र सभा को अगर हम देखें, अभी इंद्र सभा खेला गया है नेशनल स्कूल ड्रामा फेस्टिवल में भी खेला गया है इंद्र सभा, और आज किस तरह से वो इंद्र सभा है रेलिवेंट है, आज किस तरह से प्रेम को दर्शाता है, और आज किस तरह से वो जोगन जो है अपने प्रेम को पाने के लिए किस तरह के जतन करती है, वो हमें वहां सामने देखने को मिलता है वो चीजें। तो या फिर पारसी थिएटर को जो अभी हम करते हैं, तो उस वक्त के जो पारसी थिएटर 100 साल पहले किए गए और आज जो किए जा रहे हैं, तो उसी नाटक को हम करते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से आज का रिलेवेंट है और आज का समाज हमें दिखता है। आज भी वो सच है, आज भी वो झूठ है, आज भी वो प्रेम है, आज भी वो दर्शक दिखता है। उस ये तीनों मिल करके ये जो त्रिकोण है वो नाटक को रेलिवेंट और जीवंत बनाता है ये नाटक को। थैंक यू सर। इसी में मैं आगे आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि दर्शक आखिर इन प्राचीन नाटकों को देखकर आज के समय में कहाँ प्रतिरोध के लिए तैयार होता है, किस तरह के प्रतिरोध के लिए तैयार होता है। ये जरूरी नहीं है कि एडिपस का ही संदर्भ हो, प्राचीन नाटकों के पूरे संदर्भ में आप नहीं होता है। वो दिन चले गए जब हम आवाज उठाएंगे और आप हमारे साथ आवाज उठाएंगे, और जो हम लोगों ने जो जिया है उस प्रतिरोध का वक्त जो था वो काफी बदल गया है। आजकल प्रतिरोध का ये आलम है कि मेरा एक नाटक तो अभी बंद ही हो गया है, मैं उसको कर ही नहीं पाता हूँ, हालांकि अगस्त में मैं ये करके गया हूँ यहाँ से। तो जब हम ही आवाज नहीं उठा पाएंगे तो आप क्या आवाज उठाएंगे। दूसरा कारण और एक है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, मतलब जो सोशल मीडिया है या फिर जिस तरीके के टीवी चैनल्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन तो नहीं कहूँगा, एक तरफा ही है। उसमें क्या है कि आप नाटक देखने आते हैं, काफ़ी छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं, आप आते हुए मोबाइल में आपके दोस्त का शॉर्ट फिल्म, यूट्यूब, रील, ये सब देखते हुए आते हैं और यही देखते हुए जाते हैं। तो जितनी देर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं उतना ही वक्त हमारे साथ गुजारते हैं, और उसमें भी कोई फिर भी 2-4 फोटोग्राफ फेसबुक में डाल भी देते हैं। ये सच है, और पिछले 10 साल से इस सच से हम जूझ रहे हैं और हमें मालूम है। इसीलिए मैं अपने नाटकों में तो ये कह भी देता हूँ कि चलिए मोबाइल फ़ोन ऑन ही रखिए, क्या करें, कभी ना कभी बच ही जाएगा, और हम उसी में नाटक भी कर देंगे। हो सकता है उस हालात से आप ज़्यादा वाकिफ हो, बजाय इसके कि ऑडिटोरियम में बैठ के शांत होकर आप नाटक को देखें और अनुभव करें।
तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दोनों तरफ की है। जैसे काजिम भाई ने कहा शुरू में कि वो तकनीकी उतनी वो नहीं थी प्राचीन समय में, लेकिन आप सोचिए इस तरीके से बहुत बड़े बड़े परफॉर्मिंग स्पेसेस बनते थे जो अभी भी हैं ग्रीस में और रोम में, तो जहाँ पे एक साथ हजारों लोग बैठे होते थे, ना माइक्रोफोन होता था ना कुछ होता था, वो तैयार ही ऐसे होते थे कि एक तरफ से जब कोरस कोई कुछ बोल रहा है या कोई गाना गा रहा है, एक्टर कुछ बोल रहा है, हर एक को पहुंचती थी वो आवाज और घंटों तक वो चुप करके बैठे रहते थे। तो आजकल हम लोगों ने क्या किया है, उसी नाटक को 1 घंटे सवा 1 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है 2-2.5 घंटे आप लोग नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे भी तो बेचैनी बढ़ती रहती है। ये बेचैनी आप लोगों शायद अनुभव भी नहीं करते हैं, लेकिन होती रहती है। तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर जो है आपका, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हो गया है। तो मैं कैसे आपको बांध के रखूं, और क्यों बांध के रखूं? क्योंकि शरीर को तो मैं बांध के रख सकता हूं, दिमाग को तो नहीं। तो आपका दिमाग तो दौड़ता रहता है, तो वो दौड़ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। इसी वजह से जो प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध की भाषा आप नाटक से लेके जाएंगे, वो मैं उम्मीद नहीं करता हूं। हमारा कर्तव्य हम करते हैं, आपका कर्तव्य अगर आप करें तो अच्छा है, ना करें तो हम तो क्या कह सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरा ये पर्सनल मतलब सोच है कि हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम उम्मीद भी क्यों करते हैं कि थिएटर समाज को बदल देगा। हजारों साल से तो नहीं हुआ है। सच बात है, बहुत चुभती है ये बात कि हम चिल्ला के रास्ते में खड़े होकर प्रतिरोध करेंगे और फिर आप भी साथ में हो लेंगे और हम चलेंगे जुलूस निकाल के। तो ये तो अभी तक तो हुआ नहीं है, नहीं तो एक ऐसा समाज आज हमें मिलता जो कम बेशी परफेक्ट हो। तो ये तो हुआ नहीं है। हजारों साल से तो नाटक कर ही रहे हैं, प्रतिरोध की भाषा नाटकों के थ्रू कर ही रहे हैं। तो आजकल जो हम लोग कर रहे हैं, या फिर मेरे कुछ शिक्षक है या मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त जैसे दीपन करते हैं, दीपन शिवरामन, पता नहीं आपने नाम सुना या नहीं, या फिर मेरे गुरु हैं अनुराधा जी, या फिर हमारे और एक दोस्त है अनिरुद्ध कुटवार। हम लोग जो करते हैं, हम लोगों ने एक दूसरा उपाय निकाला है। वो ये है कि हम बोलेंगे, हम बहुत सॉफ्टली बोलेंगे, और वो चीर के अगर आपके अंदर कहीं बैठ जाए तो ठीक है। हम चिल्लाएंगे नहीं उस तरीके से कि आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। आपका मन माने तो आप जुड़िए, ना माने तो मत जुड़िए। परिवर्तन की भाषा हम बोलेंगे, बोलते आए हैं, प्रतिरोध की भाषा हम बोलते आए हैं, और उसी तरीके से प्यार मोहब्बत की भाषा भी थिएटर हमेशा बोलती आई है। तो प्रतिरोध का जो ले जाने का जो है, उसका तो यही है कि आजकल अक्सर ये होता है कि बाहर निकलते हैं और जैसे मैंने कहा तो कुछ और कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं कि वो नाटक वहीं पे ऑडिटोरियम में ही बंद रह जाता है। और दूसरा हमने एक और तरीका निकाला है कि स्पेस बदलने का। आजकल हम हर तरफ जाते हैं, हर एक स्पेस पे काम करते हैं। पीटर ब्रुक्स के महाभारत की बात की है। पीटर ब्रुक्स का एक किताब है द एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि एक इंसान अगर खाली जगह पे भी, परफॉर्मेंस स्पेस पे भी वो चल के गया और ऑडियंस ने देखा तो उसका कुछ ना कुछ मतलब निकालते हैं। तो स्पेस हमारे लिए भी वैसा ही है कि प्रोसेरियम नहीं रहा है। हम अभी नए नए स्पेस को ढूंढते हैं, उसको उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसके तहत हम परफॉर्मेंस को तैयार करते हैं ताकि आप लोगों तक ज़्यादा बातें पहुँचे। क्योंकि स्ट्रीट पे भी आजकल ये हो गया कि सड़क पे भी कोई 10 मिनट खड़ा होकर नहीं देखता है। तो ये हमें ही काम करना है, आप लोगों से ज़्यादा ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुँचने के नए
तरीके ढूंढे, तो ढूंढ रहे हैं, शायद मिल जाए। अब मैं दर्शकों से मैं प्रश्न लेना चाहूँगी। निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि ऐसे नोट पे सर ने ख़त्म किया जो ट्रेजेडी का नोट होता है कि लेकिन ये तो शायद मुझे लगता है कि अनंत काल से आती हुई समस्या है, लेकिन ये धारा रुकती नहीं है और कहीं ना कहीं से हाँ ये तरीका है, बिल्कुल हाँ। और हम लोग शिक्षक के तौर पे भी विद्यार्थी हमारे यहाँ बैठे हैं जानते हैं कि किस तरह से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्लास में लाने की कोशिश करते हैं, फिर क्लास में उनको मोबाइल से अलग करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर नाटक तक ले आने की कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे जानते हैं और मुझे लगता है कि हमारी कोशिश ही हमारा इनाम है, इतना ही हमको संतोष होना चाहिए, क्योंकि थोड़े से लोग तो हमेशा दुनिया को जगाते रहे हैं, सब थोड़ी जगाते हैं। तो आइए आप लोगों से प्रश्न कोई करना चाहे तो कृपया प्रश्न करें। नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आज के वर्तमान समय में प्राचीन नाटक जो लुप्त हो रहा है वह किस प्रकार प्रचलित होगा सटीक तौर पे? काजिम सर से। देखिए, प्राचीन नाटक विलुप्त नहीं हो रहा है, हमें इसलिए वो दिख रहा है कि हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है जब नाटक होता है तो, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शक का जो मामला है, बड़े कोई बात नहीं, दर्शक हम जो है अब खोते जा रहे हैं। और ये एक बड़ी अच्छी लिटिल थेस्पियन की कोशिश है, जिसमें पहले ही मैंने थैंक्स कहा कि आने वाले दिनों के लिए एक हम दर्शक बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। आपका प्रश्न वाकई बहुत अच्छा ये है और इससे हौसला मिलता है कि आप लोग जब आएंगे तो दर्शक न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि सुधी दर्शक होंगे हमारे लिए। और प्राचीन नाटकों को आज जिस तरह से अभी आप नाटक देखेंगे या हम लोगों ने किया, अभी मैंने जिक्र किया था जापान में हिरोशिमा नागासाकी 20वीं शताब्दी का, कि बादल सरकार जी ने उसको बहुत पहले लिखा था, लेकिन जब 9/11 हुआ तो उसको हम लोगों ने उसी नाम से खेला और उसका दृष्टिकोण जो है हमने वो रखा। जो बात मैंने की, मैंने उसको डायरेक्ट किया था कि कैसे चीजें वहां हुई, हिरोशिमा में हुई और नागासाकी में हुई। और एक आदमी है जो हिरोशिमा में भी उसके साथ जब वहां बॉम्ब गिरा तो वहां हुआ और वो भाग करके दूसरी जगह गया तो फिर दूसरे दिन वहां बॉम्ब गिरा। तो ये आदमी जो है ये एक्चुअली, इसको अगर आप देखें तो कहीं भी आप भागकर स्थिति से भागकर जाने में आपकी ये नहीं है, उस स्थिति से अगर आप लड़ेंगे तो ही वो आगे नहीं होगी चीजें। या उसके बाद 9/11 जो हुआ तो वही आदमी वहां भी मारे गए, यहाँ भी मारे गए, जो बात मैंने की। या फिर राहुल वर्मा का वो है भोपाल के, जब उसको भी मैंने डायरेक्ट किया था, जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो उस नाटक की जो प्रासंगिकता है, जो उसका रिलेवेंस है, वो रहता है, वो विलुप्त नहीं हो रहा है। आज नेशनल प्रोग्राम में अभी 25, 26, 27 को अंधा युग खेला जाना है। अंधा युग कब लिखा गया था? अब आज रामगोपाल बजाज जी उसको नए पर्सपेक्टिव में खेल रहे हैं। हमारा क्लासिक नाटक है, उसको आज नए पर्सपेक्टिव में हम खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो विलुप्त हो रहा है। नाटक जितना सिर्फ हिंदुस्तान में जितने नाटक, मुझे लगता है कि अगर हम उस तरह से देखें तो रोज 10 नाटक खेले जाते हैं, एवरेज अगर हम निकालें तो उसमें क्लासिकल नाटक भी है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि यहाँ खेला जा रहा है और दिल्ली वालों को लगेगा कि क्लासिक नाटक नहीं खेले जा रहे हैं, या कलकत्ते कोच नाटक जो दिल्ली में खेले गए लग रहा है कि यहाँ नहीं खेले जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो एक अभी बहुत अच्छा मीडियम है, सोशल मीडिया हम ये कह लें या न्यू मीडिया हम कह लें, उसके जरिए हमें उन चीजों तक पहुंच सकते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट है जानने का। तो आप यूट्यूब पर जाइए, जस्ट टाइप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां कितने नाटक है। आप फेसबुक पर जाइए, आप इंस्टा पे जाइए, हाँ, आप गूगल पे जाइए और वहां टाइप कीजिए, देखिए कि उन तमाम नाटकों की पूरी सीरीज आपके सामने नजर आ जाएगी। तो हम थिएटर में भी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां के जरिए भी अगर हम नाटकों को हम देखें और अलग अलग एस्पेक्ट से वो नाटक डायरेक्ट किए जा रहे हैं और खेले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्टर, एक्टर और ऑडियंस, डायरेक्टर का अपना एक एंगल है और एक्टर का अपना विश्वास है कि अगर उस एंगल पर उसका विश्वास है तो उसको सही तौर पर पेश कर पाएगा, और अगर उन दोनों के इस पर अगर ऑडियंस का ये है तो उसको सही तौर पर
लेके जा सकता है अपने साथ कि हाँ इस तरह से भी हमें देखना चाहिए चीज़ों को, इस तरह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो क्लासिकल नाटक है वो विलुप्त नहीं हो रहे, हमारे सामने है, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करें, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, वो मीडिया के थ्रू हो या न्यू मीडिया के थ्रू हो, तो वो हमारे सामने है और उसका रिलेवेंस है। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो? और किसी के मन में कोई प्रश्न आए? मैं सवाल तो नहीं, लेकिन नीलॉय जी से कुछ बोलना चाह रही हूँ कि आपने सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, और अंत में जो आपने निराशा मैंने जताई, तो पिछली बार सेमिनार में ये रंग संवाद के इसमें ही बच्चों ने ये प्रश्न किया था कि मैडम क्योंकि बहुत देर से होता है ये नाटक का शो जो है वो लेट नाइट होता है, तो हम लोगों के लिए क्योंकि संभव नहीं हो पाता है ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि दिन में हो? बस ये बात मैंने उमा दी तक पहुंचाई कि क्या ये संभव है, और बच्चे जुड़ रहे हैं, सर लगातार जुड़ रहे हैं, तो एकदम निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नाटक जो है वो बच्चों तक जरूर पहुंच रही है और वो प्रभावित भी हो रहे हैं। मैं निराश बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि ये जो हालात है ये सच है, और मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे को नए तरीके से काम करने का एक मौका मिलता है। ये इस हफ्ते मेरा तीसरा नाटक है दिल्ली से आने के बाद। पहला हमने किया काला जल, जो कि शाम को 4 बजे SNU में हुआ, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी में। फिर हमने किया धूप, जो एक एंटी वॉर नाटक था, वो फिर 7 बजे हुआ। अब ये जो नाटक है 2 बजे हो रहा है, तो आप देखेंगे। तो मेरी कोई निराशा नहीं है, मेरी सिर्फ कोशिश है कि हम कैसे पहुंचे। तो कैसे पहुंचे मतलब सिर्फ ऑडियंस तक नहीं, क्या सब्जेक्ट लेके पहुंचे और उस सब्जेक्ट का रूप क्या हो। तो मैं ज्यादातर जो नाटक करता हूं वो टाइम और स्पेस को मद्देनजर रखते नहीं करता हूं कि मुझे ग्रीक है तो ग्रीक का ही वही फॉर्मेट दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फॉर्मेट से ये बहुत दूर चली गई है आज की जो समाज है और नई पीढ़ी है, और टेक्स्ट से तो वाकिफ है ही नहीं, मतलब उस टेक्स्ट से। तो उस इमोशन को तो समझे जिस इमोशन से जिन इमोशंस से ये हर रोज गुजरते हैं। तो मेरा कहना वही है कि मैं बिल्कुल निराश नहीं हूं। वो लास्ट के जो मेरे लाइंस थे वो लग सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, हम सब दोस्त मिलके कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। हमारे दोस्त दीपन का जो मैंने नाम लिया, वो केरला में अभी उन्होंने जो नाटक किया है, उस नाटक की टिकट 1 महीने पहले बिक चुकी थी, और वो पूरा ओपन स्पेस में है। वहीं पे बरसात भी तैयार हो रहा है, वहीं पे चिताएं भी जल रही है, और एक अद्भुत नाटक था। तो आप समझ सकते हैं कि दर्शक भी हैं, हो सकता है एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां पे एक ट्रांजिशन है, लेकिन धीरे धीरे हम भी मूव कर रहे हैं, वो भी हमारी तरफ आ ही रहे हैं। तो मैं तो उनका हमेशा शुक्रगुजार हूं। मैं तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक सर्वे मैंने बैठे बैठे किया यहाँ से, वो ये है कि सभा रंगमंच के प्रेक्षागृह में 12 या 13 पुरुष है और उससे 6 गुना ज्यादा महिलाएं हैं। तालियां। अब आज का जो समय है, कहा जाता है कि महिलाओं के पास कुछ चीज दे दीजिए, वो एक नई चीज तैयार कर देंगे। आपको समय नहीं मिलता है देखने का, 2 बजे ये लोग 6 बजे करेंगे, 7 बजे करेंगे, रविवार को नहीं करेंगे। आप अपना रंगमंच अपने बनाइए, अपने से कीजिए, अपने से। बहुत अच्छा। चलिए, हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और कोई है क्या प्रश्न करने वाला? अच्छा, हाँ, ये अंतिम प्रश्न देखते हैं।
गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम मोहम्मद नियाज है। मेरा सवाल ये है कि हम लोग थिएटर करते हैं, थिएटर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, एक अच्छे इंसान बनने का बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। मतलब गिनाने लगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो मैंने सुना है, जो बहुत मेरे उस्ताद हैं, बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, तो एक वक्त ऐसा था जब बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आते थे ड्रामा देखने, बहुत भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होती थी। लेकिन वो दिलचस्पी अब नहीं दिखती है। क्यों? लोग, जब मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि भाई मेरा प्ले है, चलो देखने के लिए, तो वो लोग दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं अरे ठीक है जा, ये वो नहीं आते वो लोग। ऐसा क्यों? आपकी अनुमति है, मैं दूं जवाब? शुक्रिया बेटा। कल इसी प्रश्न पर जवाब दिया गया था। अगर कल आप यहाँ होते तो ये प्रश्न आज आप नहीं करते। कल राजेश सिंह सर ने बताया था कि आज आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें आप लगे होते हैं। आपके पास ये जो छोटा सा यंत्र आया है, इसने आपको कुपमंडूक बना दिया है। आप अपने कमरे में बैठे होते हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप यहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं सुनने की बजाय, आप फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर और न जाने क्या क्या। अगर इन सब में नहीं है तो नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर है। आपके पास अपना समय बिताने के इतने अलग अलग तरीके आ गए हैं कि आप घर के बाहर नहीं निकल रहे। और अब इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि हम आपको पकड़कर घर से बाहर खींच के लाए। उमा दी, आपके ही बातों को बढ़ाते हुए, आपको जैसे घर से निकाल के ला रहे हैं और उसी तरह नाटक भी आपके घर पे पहुंच रहे हैं। आजकल कोई इंटीमेट स्पेसेस पे जो नाटक हो रहे हैं वहां पे 20 या 30 जने होते हैं, लेकिन वो 20 और 30 जने बहुत ध्यान से उस नाटक को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं आपके घर तक पहुंचने के लिए। टीवी की तरह तो नहीं पहुंचेंगे, मोबाइल की तरह तो नहीं पहुंचेंगे, इंसानी रूप में ही पहुंचेंगे, मांसाहार के साथ और दिमाग के साथ। तो आप लोग जुड़िए तो जरूर ये बात है। हर कोई हिंदी लिटरेचर नहीं पढ़ता, इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ता, कोई कॉमर्स में जा रहा है, कोई साइंस में जा रहा है। हर किसी की अपनी विधा है। जिन्हें नाटक से रुचि होगी वो आएंगे नाटक में, हर हाल में आएंगे। और जिन्हें कमाने में रुचि है वो कमाने की ओर जाएंगे। जिन्हें साइंस के कुछ गतिविधियों में जाना है, हम सबको एक जगह नहीं ला सकते। हर किसी की अपनी पसंद है और अपनी पसंद की ओर लोग जाते हैं और आते हैं। आप आ रहे हैं, है ना? अब समापन करते हैं। मैं सुधागढ़ से आग्रह करती हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें। वर्तमान से भी आज कोई है उपस्थित? रावल भाई, आप
परिवार के लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है कि मातृशक्ति महिला मंडल की तरफ से कुछ महिलाएं उमा मैम को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर आई हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो मंच पर आए और उमा मैम को सम्मानित करें। नमस्कार। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी मातृशक्ति महिला मंडल की टीम की काफी बहनें आई है और अभी जो इन्होंने बोला कि महिलाएं ज्यादा दिख रही है, तो हाँ, महिलाएं ही तो आगे बढ़ती है, लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज तो ज्यादा होगी। और हम लोग सौभाग्यशाली है एक ऐसी महिला का सम्मान कर रहे हैं जिन्हें मतलब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है उमा दीदी के लिए मैं कुछ बोलूं या कुछ मतलब वो इतनी अच्छी और इतनी मतलब संघर्षशील और इस मुकाम पर पहुंचना और जिस तरह से उनकी लड़ाई लड़ी है, अगर हम सबको पता है कि वो क्या है और क्या नहीं है, तो इनका सम्मान करना ये हम मातृशक्ति महिला मंडल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं चाहूंगी मेरी सारी बहनें स्टेज पर आ जाएं और उमा दीदी के साथ जो आप लोगों की इच्छा थी एक फोटो हो तो वो जरूर होगी। आप लोग सब आइए और उमा जी के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग कीजिए, वो हमेशा आगे बढ़े, चांद सितारे आसमान पर सब छूले, नींद की बांधा में अपनी मातृशक्ति महिला मंडल की अध्यक्ष नया रामपुरिया सबसे पहले उमा जी को सम्मानित करेगी। भारत जैन महामंडल की अध्यक्ष जो हमारी मातृशक्ति मंत्री है श्रीमती चंदा गोलचा, वो सम्मानित करेगी। अब हमारी मातृशक्ति महिला टीम की एक्टिव मेंबर जो उमा जी को हमेशा जोश में भरी रहती है, वो उमा जी का स्वागत और सम्मान करेगी। रितु दुबे। अब हमारे साथ मधुजी तिवारी है मातृशक्ति महिला मंडल की, वो उमा दीदी को सम्मानित करेगी। कुछ नहीं, आपके आगे एक छोटा सा है, आपकी मोहब्बत इतनी बड़ी है। आप मेरा नाम किया ये कुछ नहीं है, एक छोटी सी मोहब्बत है उमा दीदी के सामने, तो उनका कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन था कि करें तो आ गए और भूखी भी है। ये हमारी महिलाएं हाथ से बनाकर लाती है, पुष्पाबाई बेंगानी जो गड्ढे में आने के पीछे मसाले क्या है और उन्हें हाथ से बनाते हैं। ये बड़ी एक फख्र की बात है, महिला मंडल में महिलाएं बहुत सारी चीजें भी करती हैं। हमें आपसे ये चाहिए, ढेर सारे हमारे कार्यक्रम में आपसे यही आएंगे, मुझे देना ही होगा। आप अपनी दीदी को अंजू सेठिया जी। अच्छा, रीतू जी को भी ऐसा चाहिए, रीतू जी को ऐसा चाहिए। उमा दास करेगी, रुमा से सम्मानित।
क्या बोलूं, अभी बहुत भावुक हो रही हूँ। दरअसल ये सम्मान मेरे रिलेटिव हस्बैंड परिवार का सम्मान है। हम जिस काम को और जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, सुफिया, ईतू, शुभ्रा, सत्यादी, ये तमाम लोग, अल्पना, काजिम भाई, जितने लोग, ये जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के कार्ड में आप जितने नाम आप लोगों ने देखे हैं ना, वो सारे लोगों ने मिलकर इस जश्न अजहर को कामयाब बनाया है। और सिर्फ जश्न अजहर को नहीं, बल्कि लिटिल फेस्टिवल का लगातार वो साथ दे रहे हैं। और आपसे हमें जोड़ा, हमारा नया परिवार आप बने, और आपने इन सबको मेरे साथ जोड़ा, एक और नया परिवार मेरे साथ जुड़ा। मतलब किससे ज्यादा खुशी और क्या होगी। सच में बहुत ये हमारा सौभाग्य है दीदी कि आप हमारे साथ खड़े हैं और हमें 1% तो अगर हम महिलाओं में उमा जी के गुण अच्छे हैं तो बहुत बड़ी बात मैं मानती हूँ। तो दीदी भावुक में तो ये हर कदम पर हर जगह आपके साथ है और कोशिश करेंगे दर्शक ज्यादा से ज्यादा आए और अपने घर में संदेश भी जाए। समाज बदलेगा, देश बदलेगा, हम सब बदलेंगे। छोटा छोटा एक बूंद ही तो बड़ा होता है। तो अपने जो भी काम पड़ेगा हम लोग आपके साथ खड़े हैं और ये बड़ी हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्यार लुटाते रहिएगा। और ये वाले इसकी मांग बहुत आ गई है कि मुझे बहुत सारे चाहिए। आज के कार्यक्रम की सफलता यही रही कि आज मैम को सम्मानित किया गया और एक परिवार के साथ जुड़ गया। आज के रंग संवाद का विषय था प्राचीन नाटकों में प्रेम और प्रतिरोध। और काजिम सर रिलॉय सर और राज्यवर्धन सर ने ग्रीक नाटकों और संस्कृत नाटकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार प्रेम और प्रतिरोध साथ साथ चलते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रतिरोध भी है और जहाँ प्रतिरोध है वहाँ प्रेम भी आंशिक रूप में छुपा हुआ है, जिसे हम लोग महसूस नहीं करते हैं। बिना प्रेम के हम प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। और ग्रीक नाटकों में जो प्रतिरोध दिखाई देता है वह आज भी समकालीन यथावत बना हुआ है। इसीलिए आज भी हम प्राचीन नाटकों को नए संदर्भ में के साथ प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं, ताकि जो आज की विद्यार्थी वर्ग में युवा पीढ़ी है वह इससे प्रभावित हो और उनके मन में प्रतिरोध ही नहीं मनोचिंतन की भी एक इच्छा जागृत हो और उनका जो चिंतन प्रक्रिया है उसमें विस्तार हो। आज का जो युवक भी कल के भारत का भविष्य है और हम उसे ही बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये सरल संवाद का आयोजन कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय रंग संवाद को दिया। राज्यवर्धन सर, डॉक्टर मोहम्मद काजिम सर, श्री हिलाल राय सर और डॉक्टर इतू सिंह मैम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमारे परिवार में दिया और यहाँ की विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें एक नई चिंतन प्रक्रिया को जारी करने का प्रयास किया। अगर मैं इस धन्यवाद ज्ञापन भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, NCJCC, एक्सिस बैंक और अजमेर आलम मेमोरियल ट्रस्ट का धन्यवाद नहीं करती हूँ तो यह अधूरा रह जाता है। वर्तमान पत्रिका ने भी नहीं रंग संवाद का आयोजन किया था, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कुछ पलों बाद फिर यहाँ पर मिलते हैं, आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। हम देखते हैं एक ऐतिहासिक नाटक, ग्रीक नाटक जो आपके संवेदनाओं को जगाने का प्रयास करेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी। सारे विद्यार्थी आप लोग यहाँ से निकलिएगा। आप लोग बहुत ये
बाद हम आधे घंटे के बाद ही, आधा घंटा भी नहीं, सिर्फ 15 मिनट में आप लोग अंदर आ जाइएगा। हम लोग पहले आज बांग्ला की सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस रुकैया रे जी का हम अभिनंदन करेंगे और उसके तुरंत बाद ठीक 2:30 बजे नाटक शुरू कर देंगे। तो आप लोग 15 मिनट के अंदर जल्दी आज करके आइए, क्योंकि आज थोड़ा सा डिले हुआ और वजह ये थी कि आज यहाँ 400 बच्चे परीक्षा दे रहे थे, तो उनके निकलने के लिए हमें इस कार्यक्रम को थोड़ा सा लंबा खींचना था। तो आप लोग फटाफट बाहर, और हमारे अतिथिगण भी प्लीज आप आए।